और हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट विद द मेन कंटेंट, बिफोर वी स्टार्ट कि हम लोग चैप्टर के साथ स्टार्ट करें, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ECIPL और अपने पढ़ने की स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए जरूरी है समझना। और आप लोगों ने जो लास्ट टाइम मेरे को फीडबैक दिया था, उसके बेसिस पे वी हैव मेड अ सर्टेन चेंजेस इन माय स्टडी यानी टीचिंग पैटर्न। जिस तरीके से मैं पढ़ाता था उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है। एंड आई होप आप लोग उसको अप्रिशिएट करोगे और आप लोगों को वो अच्छा लगेगा। बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली चीज तो अपन लोग बात करते हैं कि अपन लोग पढ़ेंगे कैसे, हाउ वी विल गोना स्टडी। तो यार सबसे पहले तो ये बात करते हैं हाउ टू स्टडी। ठीक है सर, हम लोग दो चीजों को बेस बना के अपनी पढ़ाई करेंगे। पहला होगा हमारा मॉड्यूल, और साथ ही साथ में होंगे आपके नोट्स। लास्ट टाइम तक मैं आपको हैंड रिटन नोट्स देता था। हैंड रिटन नोट्स के साथ दिक्कत ये होती थी कि बच्चों को कभी कभी हैंड राइटिंग नहीं समझ आती थी, विच वॉज बट ऑब्वियस। तो इस बार आप लोगों को इस तरीके के नोट्स मिलेंगे। ये अभी अंडर प्रोसेस है और आप लोगों को बहुत जल्दी, विद इन आई बिलीव मेरे चैप्टर के तो आई कैन से विद इन बाय द मिड ऑफ जुलाई आप लोगों को प्रिंटेड बेसिस पे इस तरीके के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के आपके नोट्स रहेंगे जो आप लोगों को मिल जाएंगे, और इसके अंदर अभी थोड़े से ग्राफ्स वगैरह या फिर जहाँ पे अपन लोग हाईलाइट कर सकते हैं वो सारी चीजें अपन करेंगे, तो अपन वो भी देखेंगे। एंड साथ ही साथ में जो आपकी मॉड्यूल है ECIPL की, उसको भी ध्यान देंगे, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ताकि वी में इंश्योर कि अपना कोई भी पार्ट, कोई भी पोर्शन, कोई भी तरीके की कोई भी चीज अपनी ना छूटे। तो पहली चीज तो सर एकदम शॉर्ट में कि हम लोग मॉड्यूल और नोट्स दोनों से कवर करेंगे, कोई भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ में सर थर्ड पॉइंट, हम लोग थोड़ी सी राइटिंग पॉलिसी भी रखेंगे। सर राइटिंग पॉलिसी का मतलब क्या? यानी कि जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम लोग कॉपी में जरूर लिखेंगे। एक कॉपी आप लोगों की जरूर बनवाएंगे जिसके अंदर आप नोट्स को मेंटेन करके चलेंगे, उनको लिखते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों को काफी बेहतरीन तरीके से चीजें याद रहें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास एक जगह पे लिखे रहे, ताकि जब एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना हो तो आसानी से आप रिवाइज कर पाए, आपको कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है सर, तीसरी चीज दैट आई एम गोना डू इज मैराथन्स एंड रिविजन्स। मैराथन्स एंड रिविजन्स सर, हम लोग मैराथन्स एंड रिविजन्स हर चैप्टर के बाद करेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद जो भी अगला हमारा सैटरडे या संडे आएगा, उस दिन हम लोग उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, शानदार तरीके से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वी ऑल्सो गोना मेक श्योर कि सर मैराथन्स एंड रिविजन्स अपने हर चैप्टर के बाद रहे। सर चौथी चीज, हम लोग इंटरैक्टिव बेसिस पे पढ़ाई करेंगे। सर इंटरैक्टिव बेसिस का मतलब क्या होगा? हो सकता है चैप्टर खत्म होने के बाद आप में से कोई भी दो लोग या तीन लोगों का ग्रुप बना के उन लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला जाए। सर प्रेजेंटेशन किस बारे में होगी? जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा उसी के बारे में होगी, उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाके उन बच्चों को प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। इंटरैक्टिव बेसिस पे उनको बताना होगा कि उनको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, क्या उन लोगों को लगा, उन्होंने क्या समझा, इस टॉपिक के अंदर क्या बात की जा रही है, क्या चीजें आ रही हैं, वो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरी क्लास को। सर इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा कि आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से चीजें याद होंगी और आप भी इंटरेक्टिव बेसिस पे याद कर पाओगे। अदरवाइज आधे टाइम क्या होता है कि सिर्फ मैं बोल रहा होता हूँ और आप लोग सिर्फ सुन रहे होते हो। दैट शुड नॉट हैपन। अगर आप लोग भी बोलोगे तो आप लोगों को भी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें याद होंगी, ध्यान होगी, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सर ये हमारा है मेथड हाउ टू स्टडी। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके चैप्टर के बाद होगी। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं,
सर उनके क्वेश्चंस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि क्या हमसे चीजें एक्चुअली में बन भी रही है या नहीं बन रही, या सिर्फ हम पढ़ाई करके निकल लिए हैं। तो इसके लिए इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए होंगे उनको हम लोग शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आई होप यहाँ तक सभी लोग मेरे साथ होंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सर ये तो बात होगी कि आप लोगों ने जो मेरे को लास्ट टाइम बताया था, और लास्ट टाइम जो अपन लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ली थी उसके बेसिस पे कि हम लोग कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए किया है मैंने। सर अब दूसरी बात आती है कि सर मेरी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, आप लोगों को वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना होगा। सर एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगी आपकी? पहली चीज तो यार, जो भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा वो आपको पढ़ के आना होगा। जो भी चीज हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी, जो भी चीज पढ़ी होगी, सर वो सारी चीजें आप लोगों को पढ़ के आनी पड़ेगी, आपको नेक्स्ट क्लास में रीड करके आना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर हमने नहीं पढ़ा, या फिर आप पढ़ा दो, या ये कर दो वो कर दो, वो नहीं चलेगा। आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ के आना पड़ेगा। अगर आप पढ़ के आओगे तो बेनिफिट आपको ही मिलेगा, आगे आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में, याद करने में बहुत ज्यादा आसानी जाएगी। तो यार अपना ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप लोग पूरी शानदार तरीके से, शिद्दत से प्रीवियस क्लास को रिवाइज करके आओगे, याद करके आओगे। सर दूसरी चीज मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि सर कभी कभी अपन के साथ क्या होता है ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो जुनून होता है। मैं आपको एक डेट भी बताता हूँ। सर अगस्त 25 तक बच्चों के अंदर बहुत जुनून होता है, बहुत ज्यादा एकदम भरे हुए होते हैं कि नहीं हम तो शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। अगस्त 25 के बाद जब रिजल्ट आता है, उसके बाद आधे बच्चे गायब हो जाते हैं, आधे बच्चे अपने में ही सेल्फ स्टडी में लग जाते हैं, आधे बच्चों को लगता है कि क्लास जाके मतलब ही क्या है। ये सारी चीजें हम मत करना। प्लीज लास्ट तक बने रहना, मेहनत करना, ट्रस्ट मी ऑन दिस फैक्ट, अगर आप लास्ट तक क्लास में बने रहोगे, मेहनत करोगे, आप लोगों का पेपर निकल जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो यार प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास में आना है मतलब आना है, अटेंड करना है मतलब करना है। अगर आप फिजिकली अटेंड करते हैं, यानी कि अगर आप सेंटर पे जाके अटेंड करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर घर बैठ के अटेंड करते हैं तो भी अच्छी बात है। पर द पॉइंट इज कि आप लोगों को आके क्लासेस अटेंड करनी है, आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। सर इसी से थर्ड मेरी आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि यार इट इज इंपॉर्टेंट कि मेरी क्लास को आप इंटरैक्टिव बनाएं। इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कोई भी डाउट आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर चैट्स में हाय हेलो करते रहो, ऐसा ना हो कि जब मैं पूछूं तभी तुम लोग हाँ या ना बोल रहे हो। प्लीज जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा तुम्हें मजा आएगा, उतना ज्यादा तुम लोगों को इंटरेस्ट आएगा, और उतना ज्यादा तुम लोग कुछ सीख के जाओगे। तो भाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप क्लास को इंटरेक्टिव बनाएं, ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो और आधे घंटे बाद ना मेरा बोलने का मन करे ना आपका सुनने का मन करे। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट कि अपन लोग साथ में बेहतरीन तरीके से एक दूसरे का साथ दें। ठीक है? तो भाई बोलते रहना, मजाक मस्ती चलती रहनी चाहिए, कुछ अगर हंसी जोक वगैरह मारना है तो वो भी कर लेना भाई चैट में, कोई दिक्कत नहीं है। बट द पॉइंट इज आई मस्ट नो कि आप लोग मेरे साथ हो, आप मेरे को सुन सकते हो, एंड आप मेरे साथ पढ़ने यहाँ पे बैठे हो। ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि अपन लोगों को कोई भी तरीके का बाद में जाके दिक्कत ना हो। अच्छा एक चीज और जो मेरे को आपको कवर करना है यहाँ पे हाउ टू स्टडी में, मैंने आपको बताया मैराथन एंड रिविजन आपके क्लास के बाद होंगे, यानी कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग करेंगे एक फाइनल मैराथन। जो है हम लोग फाइनल, जब हम लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर, अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर, तब भी हम लोग करेंगे। तब भी हम लोग एक मैराथन तब भी करेंगे ताकि आपके मेरे तरफ से एटलीस्ट दो मैराथन हो जाए, दो रिविजन्स हो जाए। जो चैप्टर के बाद वाला मैराथन या रिवीजन होगा वो आप लोगों को हेल्प करेगा कि अगर मान लीजिए आपकी कोई एक या दो क्लास छूट जाती है तो आप अच्छे से आराम से उसको रिकवर कर पाए, और आपको पूरा का पूरा 2 घंटे, 1.5 घंटे या 1 घंटे का क्लास ना देखना पड़े। जबकि आपका जो फाइनल मैराथन होगा अक्टूबर एंड नवंबर वाला, उसके अंदर अपन लोग क्विक बेसिस पे एकदम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको कवर करते हुए आगे चलेंगे, उसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे।
तो वो एकदम क्रिस्प वाला मैराथन होगा, जबकि जो चैप्टर एंड पे होगा वो आपका काफी अच्छा स्ट्रेंथ वाला, काफी ज्यादा डिटेल वाला रिवीजन सेशन होगा। तो ये एक चीज और आप लोगों को बतानी थी। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या तुम लोग मेरे साथ तैयार हो ईसीआईपीएल की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? मैं आप लोगों को ईसीआईपीएल पढ़ाऊंगा और हो सकता है एक दो चैप्टर ऑफ सीएमएसएल एज वेल, बट लार्जली मैं आप लोगों को ईसीआईपीएल पढ़ाऊंगा। तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ या ना? क्या बात है! परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। सर, अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं ईसीआईपीएल की। सर, ईसीआईपीएल मोस्टली थ्योरी है और इसके अंदर आप लोग दो मेजर तरीके की चीजें पढ़ते हैं। सर, पहला आता है हमारा फॉरेन से रिलेटेड, यानी कि फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। और सर दूसरा आता है हमारा आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सर, जहां आपका जो फेमा वाला पार्ट है वो आता है आपका 60 मार्क्स के लिए, आपका आईपीआर वाला पार्ट आता है 40 मार्क्स के लिए। यहाँ के लिखा होगा, यस। आईपीआर वाला पार्ट आता है हमारे 40 मार्क्स के लिए, जबकि आपका जो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज है विच इज लार्जली फेमा लॉज, वो आता है आपका 60 मार्क्स के लिए। सर, यानी कि एक बात बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है कि दोनों पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स का ही फर्क है। तो सर, अगर मैं एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो एग्जाम स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप आईपीआर अच्छे से करके इसमें 30 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं और फेमा वाला पार्ट अगर आप अच्छे से करके 20 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो आपके 50 नंबर, 50 नंबर कहीं नहीं गए हैं। सर, क्या 40 में से 30 मार्क्स स्कोर करना आईपीआर वाले पोर्शन में पॉसिबल है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। बहुत ही आसान है। इनफैक्ट फेमा वाले पार्ट में से भी मैंने 20 बहुत ही कम बोल दिया, पर यहाँ पे आपको आराम से 30 से 35 मार्क्स मिल जाते हैं। तो सर, आप 60 to 65 मार्क्स पे तो आराम से पहुंच सकते हो। सर, यानी एक बात तो हमें समझ आ रही है कि ये जो आईपीआर वाला पार्ट है वो हमारे एग्जाम स्ट्रैटेजी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने आईपीआर वाले पार्ट को तगड़े तरीके से कर लिया, अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो हमारा एग्जाम निकलने के चांसेस तो एकदम क्लियर है। एग्जाम तो निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में रैंक या फिर बाद में एग्जामेशन लाना इज अ डिफरेंट स्टोरी, पर सर एग्जाम तो निकल जाएगा, पहला पड़ाव तो पार हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सर, बात आती है कि सर हमारे एक्चुअल लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यानी हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम एज अ सीएस, एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमारा क्या काम बनता है। तो ध्यान से सुनो। सर, एक कंपनी जो होती है वो बहुत बार फॉरेन में डील करती है। ऑब्वियस सी बात है, आज की डेट में इंडियन कंपनीज फॉरेन में जा रही है, फॉरेन में काम कर रही है, फॉरेन से पैसा कमा के इंडिया में लेके आ रही है, फॉरेन में बोरोइंग्स भी कर रही है, और सर वो बोरोइंग्स के बेसिस पे इंडिया में आ रही है। यानी बहुत ज्यादा इंडिया का अब फॉरेन के साथ रिलेशंस हो चुके हैं। छोटी छोटी कंपनीज भी आज की डेट में फॉरेन से इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये सारे काम कर रही है। सर, ऐसे सिचुएशन में एक कंपनी का जो केएमपी है, की मैनेजेरियल पर्सनल, यानी कि जो सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है, उसके लिए इंडियन एंड फॉरेन कमर्शियल लॉज पता होना, इंडियन एंड फॉरेन कमर्शियल लॉज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और सर ऐसे सिचुएशन में फेमा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर, फेमा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फेमा में लार्जली आप लोग पढ़ोगे कि कैसे एक इंडियन कंपनी फॉरेन से बोरोइंग कर सकती है, कैसे लेंडिंग कर सकती है, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, फॉरेन से इंडिया में पैसा कैसे आ सकता है। आपने एक वर्ड बहुत बार सुना होगा, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर, ये कैसे हो सकता है, कैसे पेमेंट्स हो सकती है, सारी की सारी बातें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। और यस, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी, आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सर, एट द सेम टाइम जो दूसरी चीज होती है वो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आप लोगों ने हो सकता है कभी ना कभी एक वर्ड सुना हो,
ट्रेडमार्क। आपने सुना हो एक वर्ड पेटेंट, आपने एक वर्ड शायद से ना सुना हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन। ये सारे वर्ड्स हो सकता है, वेरी गुड, कॉपीराइट। ये वर्ड्स हो सकते हैं आप लोगों ने सुने हो। सर ये वर्ड्स जो होते हैं ये कंपनी की लाइफ लाइन है। सर लाइफलाइन कैसे? आज मेरे पास जैसे मान लीजिए एप्पल का आईफोन है। सर एप्पल का आईफोन जो इतना महंगा बिक रहा है उसके पीछे कारण है ये तीन चीजें, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन। सर ये तीन चीजें इसके पीछे मुख्य कारण है कि क्यों आपका 10,000 में मैन्युफैक्चर होने वाला आईफोन आज की डेट में 65,000 के करीब बिकता है। सर क्या ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, डिजाइन्स, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? यस। एक कंपनी का ब्लड लाइन, लाइफ लाइन होता है ये सारी चीजें। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक केएमपी बन रहे हैं आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, इनको कैसे मैनेज किया जाता है वो पता होना चाहिए, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो पता होना चाहिए। सर इनके रिगार्ड में क्या डिस्प्यूट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, और कैसे उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है वो भी पता होना चाहिए। और यस, इसी कारण से आपके सिलेबस में आईपीआर ऐड किया गया है। पहले आपके सिलेबस में आईपीआर नहीं हुआ करता था, लेबर लॉज वगैरह पढ़ाई जाते थे, बाकी चीजें आती थी। पर सर अभी जो अपना शफलिंग हुआ है, रीशफलिंग हुआ है सिलेबस के अंदर, उसके अंदर आप लोगों को आईपीआर के अंदर आईपीआर एज अ टॉपिक, एज अ सब्जेक्ट इसके अंदर डाल दिया गया है। सर आज हम लोग कौन सा चैप्टर से चालू करने वाले हैं? आज हम लोग चालू करने वाले हैं डिजाइन से। डिजाइन लास्ट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आराम से 5 मार्क्स आपको दे सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 नंबर आपके झोली में अगर आपने इसको पढ़ लिया अच्छे तरीके से। तो चलो अपन शुरू करते हैं डिजाइन के साथ। चलिए सर, लॉ रिलेटिंग टू डिजाइन चैप्टर नंबर 20। सर पहली बात तो आप ये बताइए कि ये वर्ड डिजाइन का मतलब क्या होता है, यानी सर डिजाइन से हम लोग क्या समझे, डिजाइन का मतलब हम लोग क्या माने। सर हर चीज की एक डिजाइन होती है। प्रोडक्ट का जो डिजाइन होता है ना, कभी कभी सिर्फ उस डिजाइन को देख के लोग इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उसको परचेज कर लेते हैं। जैसे अगेन एग्जांपल लें, मेरे पास ये आईफोन है। सर ये आईफोन का डिजाइन है कि ये पीछे दो हमारे इस तरीके के कैमरास रहेंगे, यानी कि जो नॉर्मल बेसिक मॉडल है उसके अंदर, कि सर इस तरीके का ये मॉडल रहेगा, इसके पीछे ये ग्लास का कवर आएगा, और यहाँ पे बीच में ये मैंने छुप गया है, एक सेकेंड, ये इस तरीके का लोगो आएगा। यानी सर इसकी जो एस्थेटिक अपील है, जिस तरीके से इसको एस्थेटिकनेस दी गई है, कि सर साइड से इस तरीके से ये आपका डिजाइन रहेगा, यहाँ पे भी आपका डिजाइन रहेगा, ये सारी चीजें आपकी आती है। अच्छा, अब सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सर अगर मान लीजिए मैंने ना एक डिवाइस बनाया, मैंने ना एक डिवाइस बनाया। सर डिवाइस मैंने ऐसा बनाया कि जो बहुत बड़ी मशीन थी, बहुत बड़ी जो मशीन थी, सर उसको ना मैंने छोटी सी एक मशीन में कॉम्पैक्ट कर दिया। यानी सर इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी लाई कि बड़ी सी मशीन को मैंने छोटी सी मशीन में क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट कर दिया। सर अब मैं इस मशीन पे ना डिजाइन लेना चाहता हूँ, डिजाइन का रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ। क्या मेरे को इस पे डिजाइन का रजिस्ट्रेशन मिलेगा क्या? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। सर क्यों नहीं मिलेगा? मैंने इतनी बड़ी मशीन को इतने छोटे पार्ट में कर दिया। कारण बड़ा ही सिंपल है। सर हम लोग कहते हैं डिजाइन आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ पैटर्न, शेप्स, कॉन्फ़िगरेशन, कलर पैटर्न्स, जो कि आंखों को अच्छा लगे। यानी कि जो सर सिर्फ लुक के लिए किया गया हो, सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए किया गया हो, लुक बेसिस के लिए किया गया हो, उसके हम लोग डिजाइन देते हैं, उस पे हम लोग डिजाइन का आपको रजिस्ट्रेशन देते हैं। अगर आपने कोई नई टेक्नोलॉजी लाई है, आपने बड़े से सिस्टम को छोटे से सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, तो सर आपको पेटेंट मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। आपको इंडस्ट्रियल डिजाइन मिल सकता है, वो भी आपको मिल सकता है। पर सर डिजाइन नहीं मिलेगा। यानी सर एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमें समझ में आ गई, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आ गई कि सर डिजाइन हमें सिर्फ और सिर्फ लुक्स के लिए मिलेगा,
सिर्फ और सिर्फ कैसे कोई चीज दिख रही है उसके लिए हमें मिलेगा। हाँ या ना बोलो, यहां तक साथ में हो मेरे? बहुत ही बढ़िया। अब सर, हमें एक चीज तो समझ आ गई कि डिजाइन बेसिकली क्या बात करता है। डिजाइन बात करता है कि पैटर्न, शेप्स, कॉन्फ़िगरेशन, कलर पैटर्न्स जो कि आंखों को अच्छा लगे, 2D हो या फिर 3D हो या फिर दोनों हो। और सर, आपका ट्रेडमार्क और प्लेन मैकेनिकल डिवाइसेस इसके अंदर नहीं आते। अब सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है, ये वर्ड ट्रेडमार्क का मतलब क्या है? आप कह रहे हो ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क, पर सर ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ट्रेडमार्क? सर, हम लोग कहते हैं ट्रेडमार्क होता है जिसके बेसिस पे आप कोई भी कंपनी या फिर उसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यानी सर, अगर मान लीजिए ये एप्पल का जो पीछे वाला लोगो है, आप लोगो देख पा रहे होंगे, ये जो पीछे, यार ये उस पे क्यों जा रहा है, ब्लर क्यों कर रहा है पता नहीं। पर सर, आप ये पीछे वाला लोगो देख पा रहे होंगे। सर, ये पीछे वाला लोगो जो है वो क्या है? हमारा ट्रेडमार्क है। ये क्या है बच्चे? हमारा ट्रेडमार्क। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बहुत अलग अलग चीजों के ट्रेडमार्क्स होते हैं, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका होता है, ब्रांड नेम होता है जिसको वो प्रोटेक्ट करके चलते हैं। जैसे आपने शायद से एक प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, टपरवेयर। या आपने सुना होगा इमामी। या आपने सुना होगा पतंजलि। आप लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नाम सुने होंगे, देखे होंगे। और अगर उनके नाम के ऊपर ऐसा आर वाला सिंबल लगा हुआ है, ऐसे आर वाला सिंबल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसको ट्रेडमार्क ग्रांट किया गया है, उस प्रोडक्ट को या फिर उस कंपनी को ट्रेडमार्क दिया गया है। तो सर, ट्रेडमार्क बेसिकली आपके कंपनी के नेम एंड आपके कंपनी के सिंबल को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। क्या करता है बच्चे? आपका नाम और आपका जो भी सिंबल है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, उसको मैनेज करने की बात करता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ट्रेडमार्क्स को हम लोग डिजाइन के कॉन्सेप्ट से बाहर रखते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आपका ट्रेडमार्क कहाँ पे प्लेस हो रहा है, आपके प्रोडक्ट पे कहाँ लिखा जा रहा है, कहाँ पे उसको ड्रॉ किया जा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर सर, ट्रेडमार्क अलग चीज होगी और डिजाइन अलग चीज होगी। अगर आपको आपके नाम या फिर आपके कंपनी के सिंबल को प्रोटेक्ट कराना है तो आपको ट्रेडमार्क के अंदर जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप आराम से डिजाइन के अंदर आ सकते हैं। सर, थोड़ा सा ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। परंतु आपको ये बात समझनी होगी कि डिजाइन बेसिकली बस इतनी सी बात करता है कि कोई प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, यानी कि उसका आउटर लुक किस तरीके का होगा, वो इसके अंदर आ जाता है। हाँ या ना बोलो, क्या अपन को डिजाइन तगड़े तरीके से समझ में आई या नहीं आई? यानी डिजाइन की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? यहाँ पे एक बच्चे को डाउट भी था, आई थिंक सो। कहाँ गया, कहाँ गया? सर, तो सर ये फोन्स में ईयर टू ईयर अपग्रेड होता है, तो हर बार रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? मुजम्मिल, अगर आप हर बार नया डिजाइन लेके आ रहे हो तो यस, आपको हर बार नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। भविष्य पूछ रहा है सर, इफ द एक्सपेंसिव कार रोल्स रॉयस इज हैविंग हिज ओन मेड स्ट्रक्चर इन द कार एंड इट कैन बी कॉपीड, सो द डिजाइन इज कॉपीड बाय एनी अदर मार्केट कार। अगर कोई भी और बच्चा, मान ले अगर रोल्स रॉयस के कार के डिजाइन को कॉपी करता है, तो डेफिनेटली रोल्स रॉयस उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है और कह सकती है कि इन्होंने हमारे डिजाइन को कॉपी किया है, जो कि गलत है। यस, वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है। परफेक्ट। भाई लोग मेरे साथ हो ना? मीनल, पुष्कर, राम ठाकुर, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। विनीता जैन, वंशिका सेन, उन्नति, ये टी नाम से जो भी ज्वाइन हुआ है, टी, स्पिल द टी, सृष्टि, सृष्टि होना चाहिए ना,
साक्षी, ओए ओए, साक्षी ने तो अपने लोगों में CS भी लिखा है। रंजीत, ये तुम सारे मेरे प्यारे प्यारे क्यूटी पाइस पुराने वाले प्यारे प्यारे बच्चे हो। ऋषिकेश, अयान, परफेक्ट। यार बच्चों प्लीज आईपैड के साथ चैटिंग मत करना, क्योंकि अगर तुम आईपैड के साथ चैटिंग कर रहे हो तो मेरे को नहीं पता चलेगा, उससे दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज आईपैड के साथ चैटिंग मत करना। रोनित का एक क्वेश्चन आया है कि सर सैमसंग A18 चिप कॉपी कर ली आईफोन की, तो क्या डिजाइन एक्ट लगेगा क्या? नहीं बच्चे, क्या वो जो चिप का पार्ट है, वो जो चिप है, क्या वो आपके एस्थेटिक लुक का पार्ट है क्या? क्या आपके एस्थेटिक्स को बढ़ाता है क्या? क्या आपके प्रोडक्ट के डिजाइन यानी कि आउटर शेल का पार्ट है क्या? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। डिजाइन का पार्ट नहीं है, वो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर कवर होता है। तो सर जहां पे टेक्नोलॉजी का बात है वहां पे हम पेटेंट लगाएंगे, पर जहां पे आपका डिजाइन सिर्फ लुक्स की बात है, सर जहां पे सिर्फ हम शरीर देख रहे हैं, आत्मा नहीं देख रहे हैं, वहां पे हम लोग हमारा क्या, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, डिजाइन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको लगाएंगे। समझा? चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है हम सभी के लिए। सर जजमेंट इज भारत ग्लास ट्यूब वर्सेस गोपाल ग्लास वर्क्स। भारत ग्लास ट्यूब वर्सेस गोपाल ग्लास वर्क्स के अंदर क्या बोला गया था कि सर पेटेंट टेक्नोलॉजी के लिए होता है, जबकि डिजाइन आपके एस्थेटिक्स के लिए बेसिकली होता है, जो कि मैं आपको बार बार रिपीट बेसिस पे बोल रहा हूँ। सर यहाँ पे एक बार हम लोग अपनी किताब में भी आ जाते हैं। किताब क्या कहती है, एक बार इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। सर यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट जजमेंट आता है वो है हमारा भारत ग्लास ट्यूब वर्सेस गोपाल ग्लास वर्क्स। इसके अंदर क्या बोला गया था भाई? इसके अंदर बस इतनी ही बात की गई थी कि डिजाइन एक्ट 1911 जो था वो कंसिडरेबल प्रोग्रेस पे जा चुका है और साइंस वगैरह चेंज हो चुका है, जिसके कारण से जो प्रपोज बिल है वो एसेंशियली एम करता है सारे के सारे इंटरेस्ट को मैनेज करने का। और इसी के कारण से इट इज इम्पोर्टेंट कि सर इस चीज को लाया जाए, इस लॉ को लाया जाए। सर आगे हम लोग क्या कहते हैं, इट ऑल्सो इंटेंडेड टू इंश्योर दैट द लॉ डज नॉट अननेसेसरली extend protection beyond what is necessary to create the required incentive for design activity while removing impediments to the free use of available design। सर तो हम लोग कहते हैं कि आपका यहाँ पे जो एक्ट है उसका लाने का पर्पस क्या था कि सर आपको इंसेंटिवाइज किया जाए अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने के लिए, अच्छे अच्छे तरीके से आपको प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए, अच्छे अच्छे तरीके से आप लोगों को जो प्रोडक्ट है उसका आउटर शेल या फिर उसका एस्थेटिक्स पार्ट बनाने के लिए। तो सर ये जो जजमेंट है इसके अंदर बेसिकली बस इतनी ही बात की गई थी कि आपका जो पेटेंट है और जो आपका पेटेंट है एंड जो आपका डिजाइन है वो अलग अलग है। इनफैक्ट आपका जो डिजाइन है वो आपके ट्रेडमार्क से भी अलग है। हर चीज अलग अलग काम करती है। जहाँ पे ट्रेडमार्क कोशिश करती है कि भाई हम लोग आपके कंपनी के नेम एंड सिंबल को प्रोटेक्ट करेंगे, पेटेंट बात करता है कि हम लोग आपके टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करेंगे। सर डिजाइन बात करता है कि हम लोग आपके एस्थेटिक्स को प्रोटेक्ट करेंगे। हाय या ना बोलो भाई लोग, जल्दी से क्विक क्विक हाय या ना बोलो। क्या बात है नयन, बहुत ही बढ़िया। निधि, तनीषा, बहुत ही बढ़िया बच्चों। वंशिका, शिवानी, एंजल, टी, स्पिल द टी। यानी अगर मैं एक गंदा सा जोक मारूं, एक बहुत ही ज्यादा ऐसा अजीब सा जोक मारूं, तो मैं कह सकता हूँ, जब तुम कोई कन्या को ऐसे आंखों में आंखें डाल के प्यार भरी नजरों से देखते हो, या फिर किसी लड़के को अगर तुम आंखों में आंखें डाल के बहुत ही प्यार की नजरों से देखते हो, और तुम सिर्फ उसकी शरीर की बात करते हो, तो डिजाइन की बात करते हो, दिमाग की बात करते हो,
तो पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क की बात करते हो, हाँ या ना बोलो। तो भाई अगर बाहर की बातें हैं, सिर्फ लुक्स की बात है तो डिजाइन, और दिमाग की बात है तो फिर पेटेंट। और सर ऑब्वियस सी बात है, वो किस फैमिली से आ रही है, किस फैमिली है, क्या सरनेम है, क्या नाम वाम है, वो चला जाएगा आपका किसके अंदर, ट्रेडमार्क के अंदर। ठीक है जी। अजी हो जी ओ जी, देखो लोगों को एकदम शर्म ही आ गई, हंस रहे हैं बैठ के। चलो, बहुत ही बढ़िया। सर एक बार सभी लोग अपनी कॉपीज निकालेंगे। सर हम लोग इस बार थोड़ा सा नोट्स भी लिखेंगे, वी गोना मेक श्योर कि आप लोगों के पास थोड़े से इंपॉर्टेंट बेसिस पे चीजें लिखी रहे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना जाए। ठीक है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत सारे यहाँ पे नए भी स्टूडेंट्स होंगे, कुछ पुराने वाले भी, काफी सारे मेरे को पुराने वाले दिख रहे हैं जिनने अपन से पढ़ा है। और बोथ साइड में एक्सपेंड करना भाई, एक साइड ही करना, राइट साइड। ठीक। बहुत सारे मेरे को ऐसे पुराने प्यारे प्यारे क्यूटी पाइज बच्चे दिख रहे हैं। यार बच्चों, एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो नए आए हैं, जो पुराने आए हैं, सर अगर आपको कभी भी कोई भी लगता है कि सर अपन को ये चीज में दिक्कत जा रही है, या ये काम अपन को करना है, इम्प्रूव करना है, ये चीज अगर अपन और ऐड कर दे तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो टॉप नॉच हो जाएगी, तो आप बेफिक्र होके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी क्लास में आप बिल्कुल स्वाधीन है, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपन उसको एड्रेस करेंगे। नो इशू, नो प्रॉब्लम, नो काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इशू, जो भी बोल रहे हैं, तुम्हें दिक्कत समझ लो, तुम्हारी अनएड्रेस नहीं जाने देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कोई भी दिक्कत आती है प्लीज बेझिझक बोलना। अगर आपको लगता है सर इसमें थोड़ा सा अपन इम्प्रूव कर सकते हैं, अपन ये चीज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इस पे थोड़ा और डिटेल में जा सकते हैं, या ये प्रैक्टिस और कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बेझिझक बोलना। आई विल मेक श्योर कि हम उसको इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है। चलो सर, ये जो फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, शूज एंड वॉचेस मिल जाते हैं, वो अगेंस्ट डिजाइन होंगे ना, बट वो तो ओपनली अवेलेबल होते हैं, यस। यानी इंडिया में ये सारी चीजें बड़ी ओपनली बिक्री होती है, पर हाँ ये बात सच है कि ये हमारे लॉ के अगेंस्ट है। ये तो कोई डिनाई ही नहीं कर सकते कि ये हमारे लॉ के अगेंस्ट नहीं है, ये हमारे लॉ के अगेंस्ट है, और ओपनली नहीं बिकना चाहिए। बट अब बिकता है तो अब क्या ही बोल सकते हैं उसके बारे में। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उस पर एक्शन लेती नहीं है इंडिया में। सर इफ कोई कंपनी ए कोई डिजाइन पर वर्क कर रही थी, और उसका टेक्निक एंड वर्क लीक हो गया, और किसी दूसरी कंपनी ने कॉपी के लिए, तो लीगली कंपनी ए के पास कोई पेटेंट या ट्रेडमार्क था नहीं देन। यार अगर आपके पास कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन नहीं है, तो फिर आपको उसका प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा। यानी ऑब्वियसली बात है, वही चीज प्रोटेक्ट की जा सकती है जो आपके पास है, जो है ही नहीं उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो जस्ट बिकॉज आप प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में थे, दैट इज नॉट सफिशिएंट। सर आपका डेवलप हो जाना चाहिए था, वो इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर हो जाना चाहिए था। ठीक है। या फिर एटलीस्ट आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी होनी चाहिए, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब अगर आपने एप्लीकेशन भी नहीं फाइल की, फिर तो गड़बड़ है। एक्चुअली हम लोग रजिस्ट्रेशन से नहीं देखते बच्चे, हम लोग देखते हैं फ्रॉम द डेट आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल की है। ऑब्वियसली बात है, एप्लीकेशन फाइल करके रजिस्ट्रेशन मिलने में नहीं नहीं कहते हुए कम से कम 6 मंथ्स का गैप होता है। तो सर अगर उस 6 मंथ्स में किसी ने कॉपी कर लिया तो, इसलिए आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन मिलती है। जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगा दी, उस दिन से आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिल जाएगा, आपको राइट मिल जाएंगे, आप फर्स्ट मान लिए जाओगे। ठीक है। सर इस एक्ट का जूरिसडिक्शन क्या है बच्चे, इस एक्ट का जूरिसडिक्शन इंडिया एंड अक्रॉस दोनों ही पे ही लगता है, प्रोवाइडेड कि आपका जो डिफॉल्ट हो रहा है या फिर जो गड़बड़ी हो रही है वो इंडिया में हो रही हो। सर जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड, सॉरी, हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO इसको हम लोग कहते हैं। तो ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि जैसे एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। अब सर एमएनसीज क्या करती है ना, एमएनसीज इधर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दे देती है, और इस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के कारण से ये जितनी भी मेंबर कंट्रीज होती है, उन सबके पास ये एप्लीकेशन चला जाता है। सर एक एमएनसी को अलग अलग एप्लीकेशन लगाना पड़े, उससे अच्छा क्या है, एक जगह लगा दो, कहानी ही खत्म। तो एमएनसी ये काम भी करती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास भी जाके रजिस्ट्रेशन करती है। अब सर इसका एक मेंबर इंडिया है,
इंडिया इसको मैनेज करता है एज पर द डिजाइन एक्ट 2000। समझा? तो अगर कोई फॉरेन का भी हमारे पास आ रहा है तो वो हमारे डिजाइन एक्ट 2000 के बेसिस पे इंटरनली मैनेज होगा। ठीक है सर, अगर कोई डिजाइन ऑफिशियल नहीं है, बस एक ड्राफ्ट है, तो भी प्रोटेक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब तक आप उसको एटलीस्ट एप्लीकेशन नहीं दे देते तब तक आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। ठीक है, चलो आओ। अब एक बार हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग डालो डिजाइन एक्ट 2000। यहाँ पे लिखो पहला हेडिंग, डेफिनेशन ऑफ डिजाइन। और बच्चों बहुत ही बढ़िया, इसी तरीके से इंटरेक्ट करते रहना यार, तो अच्छा लगेगा, मेरे को भी लगेगा तुम लोग मेरे साथ हो और कोई दिक्कत नहीं है। जितेश, आई होप तेरा क्वेश्चन आंसर हो गया है। प्लीज सेक्शन लिख लेना, सेक्शन 2D। सर क्या सेक्शन याद करना जरूरी है? कुछ सेक्शंस में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को याद कराते हुए चलो, बाकी अगर नहीं भी याद होंगे तो चलेगा। ठीक है, कुछ सेक्शंस बट वी विल मेक श्योर कि आप लोगों को याद हो। सेक्शन 2D इजी भी है। सर डिजाइन कौन से सेक्शन में डिफाइंड रहेगा? 2D के अंदर डिफाइंड रहेगा। सेक्शन 2D ऑफ द एक्ट, डिजाइन मीन्स एंड इंक्लूड्स any kind of pattern, configuration, color scheme, shapes, etc. that appeal to the eyes of that appeals to the eyes of a person. It can be in 2D or 3D form and does not include trademark or any plain mechanical device. अगली हेडिंग में, एज पर द जजमेंट ऑफ, क्या नाम था भाई जजमेंट का? भारत ग्लास ट्यूब्स, है ना? भारत ग्लास ट्यूब्स वर्सेस गोपाल ग्लास वर्क्स, द सुप्रीम कोर्ट held, point one, design registration is granted only for the aesthetics of the product. Point B,
It does not include trademark and patents, design registration cannot be granted for any other purpose than the cannot be granted for any other purpose other than the mentioned in the act. D point. Trademark protects brand name or logo, whereas patent protects technology. चलिए, लिख लिया बच्चों? परफेक्ट। सर, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डिजाइन का प्रोप्राइटर कौन होता है। सर, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है रजिस्ट्रेशन की, आप रजिस्ट्रेशन कैसे दे सकते हो, इसके अंदर किस तरीके से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, क्या कंट्रोलर कैसे सर्टिफिकेट वगैरह देता है, और सर जॉइंट क्लेमिंग या फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन कैसे किया जा सकता है, कॉपीराइट ऑन डिजाइन, क्या डिजाइन पे कॉपीराइट भी लिया जा सकता है क्या, ये सारी बातें भी हम लोग करेंगे। पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन, अगर कोई आपके डिजाइन को कॉपी करता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। और सर फाइनल पॉइंट जो कि हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे वो है कि कैंसिल कैसे हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन, और इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में आप लोग कैसे अपने डिजाइन को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को हम लोग साथ ही साथ में अपनी जो मॉड्यूल है उससे भी देखते हुए चलेंगे। अगर किसी का कोई पार्ट बचा है लिखने का तो प्लीज लिख लो, उस अदरवाइज हमारी क्लास हम लोग आज यही एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। सर, अगर कंपनी ने दूसरे कंपनी को लीगल यूज करने के लिए एक्सेप्टेंस दी हो तो क्या ओरिजिनल कंपनी को लीगली एप्लीकेशन के अंदर बताना पड़ेगा? यार, अगर आपको किसी और कंपनी को यूज करने के लिए देना है ना, तो पहले आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। एक्चुअली में मौली, हम लोग ये सारी बातें अपनी मेन क्लास में भी करेंगे, जब हम लोग समझेंगे कि सर आपको रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। आप ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए और रजिस्ट्रेशन करने चले गए, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी आपको रजिस्ट्रेशन करने दिया जाता है, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं दिया जाता। तो हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, तब आपका ये जो डाउट है ना वो रिजॉल्व हो जाएगा। फिर भी नंदलेस एक बार शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप किसी भी तरीके से अपने डिजाइन को पब्लिक कर देते हो विदाउट ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ऑब्टेन किया और आपने अपना डिजाइन पब्लिक कर दिया, तो उस सिचुएशन में सर सामने वाला आपके डिजाइन को कॉपी कर सकता है, और आपके पास कोई भी तरीके का एक्सेप्शन या फिर कोई भी तरीके का प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी तक उस डिजाइन पे ना तो एप्लीकेशन फाइल की थी ना तो रजिस्ट्रेशन लिया था। तो हम लोग कहते हैं आपने अगर कुछ किया ही नहीं और पब्लिक में जाके पहले ही ढिंडोरा पीट दिया, तो सर आप गए, फिर तो आपके पंगे बैठना कंपलसरी है, आपको दिक्कत जाएगी। ठीक है सर, सी वाला, डिजाइन रजिस्ट्रेशन कैनॉट बी ग्रांटेड फॉर एनी अदर पर्पस अदर देन द पर्पस मेंशन्ड इन द एक्ट। चलिए, हो गया। ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।
इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।